हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन के अंतर्गत विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिवेशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था SHE के बारे में। SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी सहायता से हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जब निकाला जाता है तो विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को जब हम SHE की सहायता से निकालते हैं और उनके इलेक्ट्रोड विभव को जब हम क्रम से रखते हैं तो एक सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई। ठीक है, देखा गया कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव जो हाइड्रोजन की तुलना में धनात्मक थे, अब कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन की तुलना में ऋणात्मक आए। यहाँ पर इन सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को जो है अपचयन विभव के रूप में लिखा गया है। इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको मानक अपचयन विभव के नाम से भी जानते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव या इसे मानक अपचयन विभव के नाम से भी जानते हैं। मानक अपचयन विभव के नाम से भी जाना जाता है, इसे E0 से कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी का मीन्स ये होता है जब विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव को SHE मीन्स मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ज्ञात करके एक निश्चित क्रम में रखा गया। तो निश्चित क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मीन्स डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन किया गया और किसकी हेल्प से, SHE की हेल्प से, और उनको एक सीक्वेंस में रखा गया तो एक हमें सीरीज प्राप्त हुई। उस सीरीज का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज के द्वारा हम डिफरेंट मेटल की जो निकाल सकते हैं, उनकी एक्टिविटी में सक्रियता निकाल सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। तो उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी निकाला जा सकता है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा। इसीलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यहाँ पर हम विभिन्न धातुओं, डिफरेंट मेटल्स की सक्रियता या रासायनिक सक्रियता को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से, क्योंकि इनके जो है केमिकल रिएक्टिविटी भी डिटरमाइन की जा सकती है इस सीरीज की हेल्प की सहायता से। इसलिए इसको हम एक्टिवेशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे कहते हैं कि डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम SHE की हेल्प से डिटरमाइन करके एक निश्चित सीक्वेंस में रखने पर जो सीरीज बनेगी उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफाइन की जा सकती है, इसलिए इसको सक्रियता श्रेणी एक्टिवेशन सीरीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस सीरीज के बारे में देखते हैं। यहाँ पर इस सीरीज में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, मतलब अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण, मानक अपचयन विभव, दोनों के मान शून्य लिए जाते हैं। हम पीछे बता चुके हैं SHE, पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो में जाकर आप पूरा SHE के बारे में समझ सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, ये भी वहाँ पर हमने विस्तार से समझाया है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अब जिन मेटल्स के इलेक्ट्रोड, जिन धातुओं या मेटल्स के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिन्हें मानक अपचयन विभव कहते हैं, इनके मान धनात्मक होते हैं, उन धातुओं को श्रेणी में ऊपर रखा गया है। और जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं उन धातुओं के श्रेणी में नीचे रखा गया है। ठीक है, मतलब पहले धनात्मक मान है, धनात्मक मान या क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धनात्मक मान घट रहा है। देखो 1.4 से 1.2 घट गया और 0.92 और घट गया 0.080, तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, घटते घटते 0 हो गया और फिर निगेटिव वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। तो ये निगेटिव वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो नीचे जाने पर इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है या मानक अपचयन विभव है, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये निगेटिव
वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही नीचे की ओर, इसलिए रासायनिक सक्रियता भी ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीज होगी। रासायनिक सक्रियता भी, केमिकल रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स नीचे वाली धातुएं जो होंगी वो अधिक क्रियाशील होंगी कंपेयरिंग टू ऊपर वाली धातुओं से। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं कम क्रियाशील और हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अधिक क्रियाशील। जैसे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिथियम मेटल है Li का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितनी भी मेटल्स हैं इन सभी मेटल्स में Li का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे अधिक निगेटिव होता है। इसलिए Li मेटल्स जो होती है इसे सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स माना जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस्ड जो है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है बहुत ही अधिक ऋणात्मक होता है। इसलिए सबसे अधिक रिएक्टिव मानी जाती है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस्ड, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे अधिक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो इससे हम इस सीरीज में इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके मतलब सक्रियता ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो सक्रियता कम होगी। मतलब पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होने पर धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू मतलब धनात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता घटती है। जैसे 0.34 से 0.52 हो गया, तो ऊपर क्यों जैसे जाएंगे धनात्मक मान बढ़ेगा, में सक्रियता घटती जाएगी। और जैसे जैसे ऋणात्मक मान बढ़ता है 0.014 से 0.025, 0.44, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक मान बढ़ेगा। तो ऋणात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता बढ़ती है, उल्टा होता है, धनात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता घटती है और ऋणात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता क्या होती है, धनात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता घटती है, डिक्रीज होती है, और ऋणात्मक मान बढ़ने पर सक्रियता बढ़ती है, मीन्स इंक्रीज होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी या गुण होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं देखते हैं हम लोग। देखिए, पहली विशेषता ये है कि यदि कोई धातु की अभिक्रिया विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन की लिखी गई है तो उसके विभव को मानक अपचयन विभव बोलते हैं। अगर अभिक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी गई, जैसे Li मेटल है, सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में है और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जो आयनिक अवस्था में आ गई, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, E = +3.005 वोल्ट। तो देखा गया ये माइनस में मान, ये प्लस में मान, तो देखा गया ये क्रिया अपचयन की थी, ये ऑक्सीकरण, मीन्स अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव। ऊपर वाला अपचयन विभव है और नीचे वाला ऑक्सीकरण। अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के मान बराबर होते हैं लेकिन इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि मानक अपचयन विभव व बराबर मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। लेकिन क्या होगा, चिन्ह विपरीत होंगे। कैसे होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। ये यहाँ पर ऊपर हमने एग्जाम्पल दिखाया है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल दिखाया है कि Li का अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है, जबकि Li की जब ऑक्सीकरण क्रिया हो रही तो इसका विभव भी +3.04 वोल्ट है। दोनों मान बराबर हैं लेकिन यहाँ पर चिन्ह विपरीत हैं। अब जैसे कापर की बात करें, कापर का अपचयन विभव धनात्मक है, कापर Cu2+ आयन का अपचयन विभव धनात्मक है, तो इसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे लिथियम का अपचयन विभव ऋणात्मक है तो ऑक्सीकरण विभव धनात्मक हो गया। लेकिन कापर की बात करेंगे तो कापर का अपचयन विभव ही धनात्मक होता है। जब कापर मेटल बनती है तो इसका अपचयन विभव धनात्मक होता है, और जब धनात्मक होगा तो इसका ऑक्सीकरण विभव यहाँ पर 0.34 वोल्ट होगा। तो इसका ऑक्सीकरण विभव लिखेंगे Cu S से जो बनेगा Cu2+2e, तो इसका अब जब हम निकालेंगे ऑक्सीकरण विभव तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट याद रखेंगे, ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। अगर ऑक्सीकरण विभव पहले से ऋणात्मक है तो अपचयन विभव अगर ऋणात्मक है, अपचयन विभव यदि ऋणात्मक है तो ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होगा। तो इनके मान बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से
ऊपर की धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान धनात्मक होने के कारण ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। अगर इलेक्ट्रोड विभव हमने बताया धनात्मक है तो ये कम क्रियाशील, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर के धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान धनात्मक होने के कारण यह धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, ठीक है, होंगी। अगला पॉइंट ये है, हाइड्रोजन से नीचे की धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान कैसे हैं? ऋणात्मक हैं। कैसे हैं? ऋणात्मक होने के कारण ये धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। कैसी हैं? अधिक क्रियाशील होंगी, ठीक है। ये पॉइंट एक याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट ये बताया गया है कि धनात्मक मान घटने पर और ऋणात्मक मान बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव के मानक इलेक्ट्रोड विभव के धनात्मक मान घटने पर और ऋणात्मक मान बढ़ने पर रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के धनात्मक मान घटने पर मतलब डिक्रीज होने पर, घटने मीन्स डिक्रीज होने पर, व ऋणात्मक मान मीन्स नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। कब? जब धनात्मक मान घटेगा, जैसे ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है और ऋणात्मक मान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगला पॉइंट ये बताया गया है, अतः इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। नीचे की ओर बढ़ती है मीन्स इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन से नीचे की धातुओं के हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड के मान ऋणात्मक होने के कारण ये धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। तो नीचे धातु अधिक क्रियाशील है, इसलिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो रासायनिक क्रियाशीलता जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कह सकते हैं हम, जो हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं हैं इनके इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने का इट्स मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कह सकते हैं अबव द हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स, अबव द हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर की मेटल जो होते हैं अबव द हाइड्रोजन, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, इसलिए ये लेस रिएक्टिव मानी जाती हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसको स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी हमारे पास किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अभी हमने इसकी विशेषताएं देखी, अब हम लोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन, ये हमारे किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ रासायनिक सक्रियता या सक्रियता श्रेणी। तो सबसे पहला उपयोग यही है इसका अनुप्रयोग कि हम इसके द्वारा डिफरेंट मेटल्स की रासायनिक सक्रियता की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है धातुओं की रासायनिक सक्रियता की गणना, मीन्स डिटरमाइन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, डिटरमाइन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। उसमें बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से एवं मतलब ऊपर की जो मेटल्स हैं इनके इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होने के कारण ये अधिक क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से नीचे के धातुओं के इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होने के कारण ये अधिक क्रियाशील हैं, अतः इनकी रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। सक्रियता का बढ़ता क्रम यहाँ लिख सकते हैं, रासायनिक सक्रियता का
बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जो है अब इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारे पास मान लिया एक मेटल Ni दी गई है ना, Ni, दूसरी दे दी गई है Ag, तीसरा हो गया Mg, चौथी मेटल हो गई Pt। अब इनकी केमिकल रिएक्टिविटी हमें पता करनी है कि कौन सी ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, और इनको रासायनिक सक्रियता के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, रासायनिक सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। अब इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। Ni का दिया गया है 0. एक ऑर्डर में दे दिया गया मान 0.25 वोल्ट, माइनस में फिर दे दिया गया है 0.80 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर दिया गया है -2.36 वोल्ट, और लास्ट दिया गया है प्लस में 1.20 वोल्ट। तो ये वैल्यू दे दी गई है। तो अभी हमने बताया कि अधिक धनात्मक मान, जिसका मान जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी रासायनिक सक्रियता सबसे कम होगी। तो देख लो यहाँ पर सबसे अधिक धनात्मक किसका है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब माइनस वाला तो अधिक क्रियाशील हो गए। तो प्लस वाले देखो, प्लस वाले यहाँ 0.080 है, 0.080 है, यहाँ प्लस 1.20। तो अधिक धनात्मक कम क्रियाशील, अधिक धनात्मक कम क्रियाशील, अधिक ऋणात्मक अधिक क्रियाशील, ये याद रखना है। मोर पॉजिटिव लेस रिएक्टिव, मोर नेगेटिव लेस, अगर मोर नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव मोर रिएक्टिव, मोर नेगेटिव मोर रिएक्टिव, मोर पॉजिटिव लेस रिएक्टिव, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अधिक धनात्मक कम क्रियाशील, अधिक ऋणात्मक अधिक क्रियाशील। तो यहाँ पर ये किसका पोटेंशियल होगा, 1 2 3 4, ये प्लेटिनम पोटेंशियल होगा। प्लेटिनम सबसे अधिक सबसे कम क्रियाशील है, अधिक धनात्मक है। फिर धनात्मक में दूसरा है 0.80, ये किसका होगा, Ag का होगा। ये उससे कम हो गया धनात्मक, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान घट गया। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान घट गया, मीन्स रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ गई, मतलब Pt से ज़्यादा क्रियाशील Ag हो गई। अब आते हैं दो ऋणात्मक मान। ऋणात्मक में जिसका अधिक ऋणात्मक होगा वो अधिक क्रियाशील होगी, जिसका कम ऋणात्मक होगा वो कम क्रियाशील होगी। तो दोनों में पहले कौन आएगा, 0.025 पहले आएगा, ये किसका है, Ni का होगा। तो Ni ज़्यादा क्रियाशील होगी Ag की कंपेयरिंग में, Ag की तुलना में, सिल्वर की तुलना में। और सबसे अधिक ऋणात्मक किसका है, 2.36 वोल्ट, ये मैग्नीशियम का हो गया। तो ये मैग्नीशियम मेटल ये सबसे अधिक क्रियाशील, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, धातुओं की रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम, धातुओं की रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिव इन दीज मेटल्स। ठीक है, ये फॉलोइंग मेटल्स। तो इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा होता है धातु लवण के विलयन से, धातु लवण के विलयन से धातु का विस्थापन। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है इसका। धातु लवण से धातु का विस्थापन मीन्स मेटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से धातु का विस्थापन। तो देखा गया है अधिक क्रियाशील धातु जो होती है, अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर रिएक्टिव मेटल्स इज डिस्प्लेसमेंट द लेस रिएक्टिव मेटल्स इन दोज सॉल्ट सॉल्यूशन। जिसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे हमारे पास कापर सल्फेट
का मतलब है कि कॉपर के लवण का विलयन हो गया। अब इसमें हमने जिंक धातु मिला दी, तो जिंक धातु मिलाएंगे तो देखिए जिंक की रासायनिक सक्रियता जो है कॉपर से ज़्यादा है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव माने इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, जबकि जिंक का माने इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है। इसका मतलब कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर क्या करेगा, कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और स्वयं जिंक सल्फेट विलयन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो बताया जाता है अधिक क्रियाशील धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील लेस रिएक्टिव मेटल, क्रियाशील धातु को उसके लवण मीन्स दीज साल्ट सॉल्यूशन, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अधिक क्रियाशील धातु जो है कॉपर, जिंक ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से आता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में विलयन में जिंक धातु मिलाने पर, जिंक धातु मिलाने पर विलयन का नीला रंग मीन्स ब्लू कलर, नीला रंग डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, डिसअपियर या गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, CSO4 का विलयन है, इसमें जिंक धातु मिलाई गई, तो जिंक धातु अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये जिंक सल्फेट बना देगी और कॉपर को डिस्प्लेस बन देगी। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, सबसे पहले यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होंगे, कॉपर आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। ठीक, कॉपर आयन जो होते हैं नीले कलर के होते हैं, नीला रंग, नीले रंग के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नीले रंग के जो आयन होते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या मिलाया, जिंक धातु मिलाई। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है उसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु में ऑक्सीकरण क्रिया होगी, मीन्स वो अपचयित होने का प्रयास करती है। अपचयित होने का जब प्रयास करेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगी। अधिक क्रियाशील धातु अपचयित होने का प्रयास करती है, अपचयित होने का प्रयास करेगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। तो जिंक जो धातु के रूप में थी अब वो विलयन में आ जाएगी, आयन के रूप में आ जाएगी और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील धातु है जैसे ही विलयन मिलाई जाएगी तो वो अधिक क्रियाशील धातु में अपचयित होने की क्रिया, अपचयित होने का प्रयास करेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी और आयन के रूप में आ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉपर मेटल द्वारा ले लिए जाएंगे, कॉपर मेटल के द्वारा ले लिए जाएंगे, सॉरी कॉपर आयन द्वारा ले लिए जाएंगे। जो कॉपर आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए गए तो कॉपर इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने पर ये कॉपर ठोस रूप में आ जाएगा। अब ये कॉपर जो होगा ठोस रूप में आ जाएगा। ये सीरियस नहीं है, ये सॉलिड, एस का मतलब है यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर एक्वस का मतलब ये कॉपर आयन होंगे, है ना। अब ये इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें, अगर इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आ गया, Zn जो पहले ठोस था अब क्या हो गया, प्लस पहले कॉपर आयन थे, Cu2 प्लस कॉपर आयन थे जो कि विलयन में थे, एक्वस आयन, है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर एक जिंक अब आयन के रूप में आ गए, मीन्स विलयन में चले गए और ये कॉपर सॉलिड हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जिंक जो ठोस था वो जिंक आयन के रूप में आ गया और जिंक आयन जो होंगे वो SO4 से रिएक्शन करेंगे, जिंक सल्फेट बना लेंगे। कॉपर जो पहले आयनिक फॉर्म में था वो कॉपर ठोस रूप में आ गया, और जो कॉपर ठोस रूप में आ जाएगा तो विलयन का नीला रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन नीले रंग के होते हैं। तो कॉपर आयन जो होते हैं नीले रंग के होते हैं, जिससे अब क्योंकि कॉपर आयन जो होते हैं कॉपर धातु बदल गए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, इसलिए विलयन का नीला रंग गायब हो जाएंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु मिलाने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है क्योंकि जिंक धातु
विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर धातु की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। कॉपर धातु की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है, जिससे जिंक धातु की रासायनिक क्रियाशीलता कॉपर धातु से ज़्यादा होगी। इसलिए कॉपर धातु में अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी। अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो इतना लिखेंगे कि जिसका जो धातु कर विस्थापित कर दे। अगर क्वेश्चन कहता है कि मिलाई गई धातु ने धातु के लवण विलयन से धातु को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब यह है मिलाई गई धातु अधिक क्रियाशील है। अब वो अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है। इलेक्ट्रोड विभव नहीं लिखना है, लिख देंगे वो अधिक ऋणात्मक है, वो अधिक क्रियाशील इसीलिए होगी। तो यहाँ पर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक होने के कारण जिंक की रासायनिक क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होगी। इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, और कॉपर जब विस्थापित हो जाएगी तो कॉपर आयन विलुप्त हो जाते हैं। कॉपर आयन विलुप्त हो जाने से, डिसअपियर होने से विलयन का रंग भी गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि धातु लवणों से धातु का विस्थापन। इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील पर तांबा जम जाता है। तांबा एकत्रित हो जाता है, क्यों भाई? तो देखिए इसका भी आंसर ठीक उसी प्रकार से है कि कॉपर सल्फेट में हम क्या मिला रहे हैं, लोहा मिला रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है। ये कॉपर आयन बनाएगा और SO4 आयन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तांबा जम रहा है। तांबा जमने का मतलब है कॉपर मुक्त हो रही है। कॉपर मुक्त इसीलिए हो रही है क्योंकि लोहे की रासायनिक क्रियाशीलता जो है वो कॉपर से ज़्यादा है। कॉपर से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोहा का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। लोहे का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। इसलिए लोहे की या आयरन की रासायनिक क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, और अधिक होने के कारण आयरन में अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी, और जो अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, अब इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर आयन द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। कॉपर आयन द्वारा जब ग्रहण किया जाएगा तो कॉपर आयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कॉपर धातु बन जाएगी। और कॉपर धातु जो होती है वो लोहे के कील पर आके एकत्रित हो जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा Fe + Cu। Fe पहले ठोस था, अब Cu आयन पहले से, Cu आयन एक्वस सॉल्यूशन में थे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब Fe आयन विलयन में आ गया तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा Fe आयन, और इस कॉपर मेटल हो जाएगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fe + CuSO4। पहले आयन के रूप में Cu था, CuSO4 होगा। अब Fe आयन के रूप में होगा तो FeSO4 + Cu। ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में कॉपर मिलाने पर सिल्वर प्राप्त होती है, जबकि प्लेटिनम सिल्वर को विस्थापित नहीं करता। सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, मतलब प्लेटिनम ऐसा काम नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर में कॉपर मिलाई गई, इसका मतलब कॉपर की रासायनिक सक्रियता जो है सिल्वर से ज़्यादा है। तो सिल्वर नाइट्रेट ये ब्रेक होता है AgNO3 मीन्स Ag प्लस NO3 माइनस, है ना स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या मिला है, कॉपर। तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब कॉपर की रासायनिक सक्रियता सिल्वर से ज़्यादा है, लेकिन दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। लेकिन हमने बताया था कि कम धनात्मक वाला इलेक्ट्रोड विभव है तो उसकी रासायनिक सक्रियता अधिक धनात्मक विभव की तुलना में ज़्यादा होती है। तो दोनों के धनात्मक है नहीं, कॉपर का कम धनात्मक है तो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, सिल्वर का अधिक धनात्मक है इसलिए कम क्रियाशील होगी। तो लिख देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव
सिल्वर की तुलना में कम धनात्मक होने के कारण कॉपर की रासायनिक सक्रियता सिल्वर से ज़्यादा है, इसलिए कॉपर में अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी। जो अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, और जो अपचयित होने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन सिल्वर मेटल के द्वारा, सिल्वर आयन के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2Ag होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Ag मेटल बन जाएगी। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले Cu हमारी मेटल थी और Ag आयन के रूप में था, Ag 2Ag आयन के रूप में था। एक्वस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा क्या हुआ, Ag हमारी मेटल हो गई, इन सॉलिड हो गया, और कॉपर आयन के रूप में आ गए, कॉपर हमारे आयन के रूप में आ गए, Cu2+ आयन के रूप में आ गए, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Cu+2AgNO3 गिव्स आउट 2Ag। अब Ag तो फ्री हो गई, और CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्लेटिनम ऐसा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर प्लेटिनम मिलाया जाए तो प्लेटिनम ऐसा नहीं करता है। तो इसका आंसर यह है कि श्रेणी में प्लेटिनम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सिल्वर की तुलना में अधिक धनात्मक है। अधिक धनात्मक मतलब प्लेटिनम की रासायनिक क्रियाशीलता सिल्वर से कम है, और सिल्वर से कम होने के कारण प्लेटिनम सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन धातु लवण से धातु का विस्थापन। अब हम लोग तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अम्ल होते हैं तनु अम्ल, जैसे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 तनु HCl, इन अम्लों से हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु हैं। हाइड्रोजन से नीचे की धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक है। हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक होने के कारण ये धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर की धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन की तुलना में अधिक धनात्मक है, और अधिक धनात्मक होने के कारण हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये अम्लों से तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे की धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक होने के कारण यह तनु अम्लों मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड से तनु अम्ल से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, बट हाइड्रोजन से ऊपर की धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन की तुलना में धनात्मक होने के कारण ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, जिसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमने लिया HCl, और इस HCl में तनु HCl में हमने मैग्नीशियम धातु को मिला दिया, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा और MgCl2 बना देगा, हाइड्रोजन को रिप्रोवेट कर देगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, 2HCl हो जाएगा, जिसको ऐसे समझ सकते हैं 2HCl है तो ये यहाँ पर बन जाएगा 2H+2Cl-। ठीक है, अब इसमें मिलाई गई धातु जो मैग्नीशियम है ये अधिक क्रियाशील है, तो इसमें अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी, तो ये Mg2 आयन बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, H आयन ले लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे H आयन, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो H2 गैस बन जाएंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो Mg जो कि पहले ठोस अवस्था में थी और H आयन पहले विलयन में थे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब Mg विलयन आयन विलयन में चले गए और H2 गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर H2SO4 जो कि डाइल्यूट है और इसमें हम कॉपर मिलाएं, सिल्वर मिलाएं या प्लेटिनम मिलाएं या गोल्ड मिलाएं, ठीक है,
डाइल्यूट H2SO4 हो या डाइल्यूट HCl हो, और उसकी रिएक्शन हम कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी इनमें से किसी धातु के साथ कराएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती, हाइड्रोजन मुक्त नहीं होगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, इसलिए हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगी, मुक्त नहीं करेंगी। लेकिन यही यदि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन हम करा दें जिंक के साथ में, ठीक है, जिंक मेटल के साथ, आयरन मेटल के साथ में, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में, इन मेटल्स के साथ में अगर करा देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, क्योंकि ये धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं उनके मान जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में, इसलिए ये धातुएँ विस्थापित कर देंगी तनु अम्लों से हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ये भी हम निकाल सकते हैं इस मानक इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा, मीन्स फिजिबिलिटी कह सकते हैं या संभाव्यता कह सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी भी सेल के EMF की गणना और ये कैसे बता सकते हैं कि वो अभिक्रिया संभव है या नहीं, मतलब फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जिससे हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने ZnS गिव्स आउट Zn2+, ये सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा, Cu2+, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ऑब्लिक Cu, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा और ये सॉलिड होगा। तो ये एक सेल का निरूपण है। अब हमें ये पता करना है कि इसके EMF की गणना करनी है, और EMF की गणना करके हम बताएंगे ये अभिक्रिया रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, फिजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट वाला हिस्सा एनोड होता है, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल होता है, और राइट वाला हिस्सा कैथोड होता है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अगर हमें ई सेल निकालना है तो ई सेल का जो फार्मूला होता है, ई सेल नॉट ऑब्लिक EMF जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखा जाता है, या इसको हम अदरवाइज इसको लिख सकते हैं ER माइनस EL, मीन्स लेफ़्ट, ये हिस्सा लेफ़्ट होता है और ये हिस्सा राइट होता है। तो राइट से लेफ़्ट को घटाया, राइट टू लेफ्ट घटाएगा, मीन्स ER माइनस EL, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास कैथोड में क्या है, कैथोड में कॉपर आयन है, कॉपर आयन से कॉपर मेटल बन रही, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव देखिए क्या होता है, कॉपर आयन से कॉपर मेटल बन रही, इसका इलेक्ट्रोड विभव है +0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे +0.34 वोल्ट। ये तुम्हें पेपर में दिए जाते हैं, सभी विभव के मान, मानक अपक्षयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान क्वेश्चन में दिए गए होंगे। और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आया था, जो क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग लगाएंगे अभी, जो है इस साल बोर्ड में आया था 2024 के। अब Zn से Zn2+ आयन बनना है, तो Zn+ बनना है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होती है, एनोड पर होती है, तो इसका एनोड का पोटेंशियल हो जाएगा हमारा Zn का, देखेंगे -0.76 होता है, तो माइनस लगा हुआ -0.76, तो ये हो जाएगा प्लस में 0.34 वोल्ट और माइनस प्लस 0.76, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 4 10, 7 3 10 और 11, 1.1 वोल्ट। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये हमने एक तो EMF निकाल लिया, EMF की गणना हो गई। अगर हमारा EMF या ई सेल का मान धनात्मक आता है तो अभिक्रिया संभव है, अतः यह अभिक्रिया संभव है, ठीक है, क्योंकि EMF या ई सेल का मान धनात्मक है, ठीक है। इट्स रिएक्शन इज फिजिबल, क्या हो गया, फिजिबल, मतलब संभव है, ठीक है, पूर्ण हो सकती है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट हो गया, एक सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने लिया, यहाँ पर Ni आयन है, सॉरी मेटल है,
और ये Na2+ आयन हो गए एक्वा सॉल्यूशन में, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। फिर ये हो गया Ag आयन है एक्वा सॉल्यूशन में, इससे Ag मेटल बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसके डिटरमाइन करना है EMF ऑफ सेल, ठीक है, या ई सेल नॉट की वैल्यू निकालनी है। ई सेल नॉट की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये लेफ़्ट वाला हिस्सा ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट वाला नेगेटिव होता है, राइट वाला पॉजिटिव होता है। तो ई सेल का फॉर्मूला हो गया, ई सेल नॉट या EMF का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो कैथोड में देखिए क्या मान है, कैथोड में है Ag आयन, Ag आयन से Ag बनना है तो इसका मानक अपचयन विभव होता है प्लस 0.80 वोल्ट। फिर लगाएंगे माइनस, और माइनस लगाने के बाद अब हम दूसरा हमारा एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, -0.25 वोल्ट। तो -0.25 हो गए, तो -0.25 लिखेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी प्लस में 0.80 प्लस माइनस वाला प्लस 0.25, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 1.05 वोल्ट। तो मतलब ये क्रिया क्या है, फिजिबल है, ये भी क्रिया संभव है, और ये इसका EMF या ई सेल नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। हमारे पास Ag है, Ag ठोस है, अब इसमें Ag ठोस से Ag आयन बनेंगे, ये साल्ट ब्रिज हो गया, और यहाँ पर है Zn2+ जो कि सॉल्यूशन में होंगे, ये सॉल्यूशन में Ag आयन भी होंगे। ठीक है, और इससे बन जाएगा Zn। ठीक है, तो लेफ़्ट वाला ये लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, ऐसे लिख लें, जब भी क्वेश्चन आए ये लेफ़्ट लिख लें या राइट लिख लें। लेफ़्ट वाला हिस्सा नेगेटिव, राइट वाला हिस्सा पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव घटाएंगे, राइट टू लेफ़्ट घटाएंगे, या कैथोड से एनोड घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ई सेल नॉट या EMF होता है, हमने बताया कि ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है ना स्टूडेंट्स, एनोड। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड में क्या है हमारे पास, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया गया है -0.76 वोल्ट, तो हो गया -0.76 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं एनोड पर। तो एनोड में क्या है, Ag आयन है, ये सिल्वर आयन बनना है, तो इसका अपचयन विभव होता है प्लस में 0.80 वोल्ट। तो ये माइनस लगाएंगे, हो जाएगा प्लस में, या वैल्यू लिखेंगे प्लस 0.80। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये -0.76 -0.80, तो ये आ जाएगा, दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा 6 और 8 7 15। लेकिन ये मान आया नेगेटिव, अगर मान नेगेटिव आया है, ऋणात्मक आया है, तो ये क्रिया संभव नहीं है, मीन्स ये क्रिया संभव नहीं, नॉट फिजिबल। ठीक है, अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं है, इट्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, तो फिजिबिलिटी या संभाव्यता इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि अगर धनात्मक हमारा EMF आएगा, ई सेल नॉट या EMF धनात्मक आता है तो क्रिया संभव है, जैसे दो एग्जाम्पल लेके बताया। अगर ये मान ऋणात्मक आता है तो क्रिया संभव नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के आज हमने उपयोग पढ़े, अनुप्रयोग और विशेषताएं पढ़ी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि सेल के EMF की गणना और सेल के संभाव्यता की गणना हम कर सकते हैं। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन जिसमें बताया जाएगा कि किसी भी दिए गए ताप या किसी भी सांद्रता पर हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव या EMF कैसे निकाल सकते हैं। ये क्योंकि ये मान जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, जब मोलर सांद्रता 1 मोलर होती है और टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, दाब 1 बार होता है। लेकिन अब किसी भी सांद्रता किसी भी ताप पर अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। थैंक यू।